हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनिंदर साइंस स्कूल में। आज अपन पढ़ेंगे बहुपद, जो कि एक क्या है, बीजगणित का ही पार्ट है। हमने पीछे दो एक्सरसाइज पढ़ ली हैं, एक तो वैदिक गणित पढ़ लिया और दूसरी अपने पढ़ लिया वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब इसी दौर में अपन आगे पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद अपना जो बीजगणित का पार्ट है वो यहाँ बहुपद से स्टार्ट हो जाता है। बहुपद के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, रेखिक समीकरण पढ़ेंगे और फिर रेखिक समीकरणों से ग्राफ पढ़ेंगे और उसी में क्या पढ़ेंगे अपन, आगे समांतर श्रेणी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन बहुपद को। बहुपद को स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं बीजगणित के अंदर दो चीजें आती हैं। बीजगणित किससे मिलकर बनती है? चर राशि और अचर राशि। चर राशि और अचर राशि। ठीक है, ये दो राशियां मिलकर क्या बनाती हैं? बीजगणित बनाती हैं। ठीक है, बीजगणित में देखो क्या आता है, चर राशि तो वो होती है, चर राशि कौन सी होती है? जो चल सकती है, यानी चल सके। चल सके का मतलब ऐसे नहीं कि ये जो पैरों से चलेंगी, मतलब मान परिवर्तित होंगे, इनके मान परिवर्तित होंगे। मान क्या हो जाएंगे? परिवर्तित होंगे। जैसे x है, y है, z है इत्यादि जो संख्या है वो कौन सी होंगी? चर राशि होंगी। जैसे कभी x का मान क्या आ जाता है? 2 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, कभी 1 आ जाता है, यानी x का मान बार बार क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। तो ये तो राशियाँ थी चर राशि, यानी ये चल सकती है। अचर राशियाँ कौन सी हैं? वे राशियाँ जो चल ना सके, चल नहीं सके। जैसे अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 20 है, 15 है। ये देखो, जैसे मान लो कि 2 अपन कभी भी 2 ले तो उसका जो मान है वो 2 ही रहता है। ये नहीं कि 2 को अपन 5 की जगह भी रख सकते हैं, 2 को अपन 10 की जगह भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं ना। यानी इनका जो मान है वो हमेशा जो इनका वास्तविक, जैसे 10 है तो 10 ही रहेगा, 20 है तो 20 ही रहेगा, 100 है तो 100 ही रहेगा। ये नहीं कि ये इनका मान बार बार परिवर्तित हो। तो ये राशियाँ क्या होती हैं? अचर राशियाँ, यानी ये चल नहीं सकती, इनके मान क्या नहीं होंगे? परिवर्तित नहीं होंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? एक बीजगणित का निर्माण करती है, बीजगणित का निर्माण करती है। ठीक है, अब बात करें अपन चर राशियों की। तो चर राशियों में देखो ज्यादातर अपने पास x y z ये काम में आएगा, और भी ले सकता है। वैसे देखो p q r a b c, इनको भी अपन क्या मान सकते हैं? चर राशि मान सकते हैं। और कभी कभी ये किस में आती हैं? अचर राशियों में भी आ जाती हैं। ठीक है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये दोनों में सम्मिलित होती है, चर राशियों में भी हो जाती हैं और अचर राशियों में भी शामिल हो जाती हैं। कभी कभी देखो x का मान a b c के रूप में आता है, तो x का मान अगर a b c के रूप में आ रहा है तो उस टाइम जो a b c है वो आपका क्या है? अचर राशि है। ठीक है, पी क्यू आर के रूप में आ रहा है तो पी क्यू आर क्या है? अचर राशि है। और मान लो उस व्यंजक में आपका क्या नहीं है? एक्स वाई जेड नहीं है, पी क्यू आर एस है या ए बी सी है। ठीक है, तो उस टाइम आप इसको अगर कोई मान निकालो इनका, तो ये क्या बन जाएंगी? चर राशि भी मान सकते हो। ठीक है, यानी ये दोनों में सम्मिलित होती है। ये इन पे डिपेंड करता है कि ये कैसी स्थिति में है। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी चर राशि और अचर राशि की। ठीक है, अब देखो बहुपद पढ़ेंगे तो बहुपद क्या होता है? जब कोई भी अपने पास x हो, x है ये, ठीक है, पहला एक ही पद है तो इसको बोलेंगे एक पदी या एक पदी बहुपद भी इसको बोल देते हैं। एक पदी बहुपद या बहुपद रहने तो आप एक पदी इसको याद रख लो। ठीक है ना, यानी जिसमें एक पद हो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी। बहुपद भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। दूसरा x + 1, तो इसमें कितने पद हो गए? 1 2, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? द्विपदी। क्या बोल सकते हो? द्विपदी। अगर मान लो तीसरा ये अपने पास x² + 2x + 1, तो इसमें कितने पद हो गए? 1 2 3। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? त्रिपदी
भी बोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार अपने पास आगे बढ़ते जाएंगे तो पदों के नाम भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से अपन एक परिभाषा लेंगे, ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो, क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यानी ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बहुपद में एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकते हैं, तीन पद भी हो सकते हैं। ये नहीं कि आपको तीन पदों का मिल गया तो आप उसको क्या बोलोगे? त्रिपदी बोलोगे। ठीक है, यानी ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो उसको अपन क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि पदों की संख्या का कैसे पता लगाएं? पदों की संख्या का कैसे पता लगाएं? अब मान लो कि संभावित पद में बोल दूं कि x की घात 5 प्लस 1 में कितने पद हो सकते हैं? x की घात 5 में कितने x की घात 5 प्लस 1 में कितने पद हो सकते हैं? तो जब भी आपको ऐसा पूछे, पदों की संख्या पूछे, तो आप कैसे पता लगाओगे? जो x है, जो चर राशि है, जो x है उसकी घात देखनी है, उच्चतम घात आपको देखनी है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक साथ इसके ये भी ले लेता हूँ, x की घात 5 प्लस x स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो देखो जब भी आपके पास ऐसी स्थिति हो, ये दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इनमें देखो x की घात 5 है, इसमें क्या x की घात 5 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो व्यंजक दे रखा है, सबसे पहले जो व्यंजक दे रखा है उसमें आपको जो चर राशि है, x हो या y हो या z हो, ठीक है, उसकी उच्चतम घात देखनी है। इसमें उच्चतम घात कितनी है? 5। तो 5 में आप 1 जोड़ दो, 5 में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, यानी जो उच्चतम घात होगी उसमें हम क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, तो अपने पास उसमें संभावित कुल पदों की संख्या आ जाएगी। तो देखो x की घात 5 अधिकतम थी, तो 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6। यानी इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? 5 पद हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 5 पद हो सकते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात अपने पास देखो, जब ये इस प्रकार से हो तो इसमें देखो x की घात 5 है, x की घात 2 है और 1 है। ठीक है, तो आपको इसमें पता लगाना तो वही मेथड है, उच्चतम घात देखो, उच्चतम घात कितनी है इसमें? 5, उसमें क्या कर दो? 1 जोड़ दो, आपके पास कुल पदों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 6, जो कि क्या है? इसमें संभावित कुल पदों की संख्या है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें नाम आएगा शून्यंक। क्या नाम आएगा? शून्यंक भी नाम आएगा, वो भी इस उच्चतम घात पर ही निर्भर करेगा। अगर वो किस प्रकार करेगा कि जैसे मान लो कि आपके पास x की घात 5 है, कोई भी व्यंजक दे रखा है और या बहुपद दे रखा है। ठीक है, इसको बहुपद बोल सकते हैं ना अपन, क्योंकि एक से अधिक इसमें क्या है? पद है। इसको भी बहुपद बोल सकते हैं, इसमें भी एक से अधिक पद है। ठीक है, तो व्यंजक भी बोल सकते हो और बहुपद भी बोल सकते हो। जब इस प्रकार का बहुपद आपके पास हो, ठीक है, तो उसमें शून्य का मतलब क्या होता है कि x के ऐसे मान जो बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, ध्यान से समझना, शून्य का मतलब क्या होता है कि x के ऐसे मान जिनको हम बहुपद में रखेंगे तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऐसे जो संख्या है उनको अपन क्या बोलेंगे? शून्यंक बोलेंगे। तो शून्यंक कितने हो सकते हैं? इस बहुपद में शून्यंक कितने हो सकते हैं? तो वो आपको जो चर दे रखा है उसकी उच्चतम घात को देखना है, और उसी के बराबर कितने होंगे आपके शून्यंक होंगे। इसमें कितने शून्यंक होंगे? 5, क्योंकि x की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात कितनी है? 5 है। इसलिए जितनी चर की घात होगी उच्चतम, ये नहीं कि आप 5 और 2 7 कर दो ना, ये गलत हो जाएगा। अगर 5 दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आपको बड़ी वाली लेनी है। बड़ी वाली कितनी है? 5 है। ये नहीं कि 5 तो ये हो गई और 2 ये हो गई, 7 हो गई, इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे? 7 होंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि इसमें देखना है कि उच्चतम घात कितनी है, उसी के बराबर उसमें क्या होंगे? शून्यंक होंगे। और पदों की संख्या किसके बराबर होगी? उच्चतम घात में 1 जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा उसके बराबर होंगे। उच्चतम घात इसकी 5 है, तो पदों की संख्या तो इसमें 6 रहेगी, शून्यंकों की संख्या इसमें कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। और शून्यंक क्या चीज होते हैं? x के, y के, z के, अर्थात चर के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए, वो उस बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्यंक कहलाते हैं।
ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखना। आज इस प्रश्नावली में अपन जो पढ़ेंगे वो रहेगा द्विघात बहुपद। क्या रहेगा? द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात बहुपद इस प्रकार का, ठीक है। यानी देखो क्या होता है द्विघात बहुपद, देखते हैं। देखिए द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद, सबसे पहले तो इसका रूप देखते हैं कैसा होता है। तो इसका देखो व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, या इसको सामान्य रूप भी बोल सकते हो आप, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या अपने पास द्विघात बहुपद है। यहाँ a b c क्या है? अचर राशि है, ठीक है। देखो इसमें बराबर शून्य नहीं लगेगा, बराबर शून्य लगते ही ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा, ठीक है। देखो तीन चीजें अपन पढ़ेंगे, इसमें तीनों ही पढ़ेंगे बीजगणित में। पहला तो देखो बहुपद का द्विघात बहुपद, तो ये तो होता है ax² प्लस bx प्लस c, और द्विघात समीकरण होता है इस रूप का, द्विघात समीकरण ये इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये किस रूप में होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो क्या है? समीकरण है, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं है यानी एक ही क्या है? राशि है, एक ही व्यंजक है, उसका क्या है? कोई दो पक्ष नहीं है, यानी अपने पास दायां पक्ष और बायां पक्ष नहीं है, तो वो क्या रहेगा? बहुपद रहेगा। और जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष रहेगा वो क्या रहेगा? समीकरण रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुपद होता कब है और कब नहीं होता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुपद कब नहीं होगा। हालांकि ये अपन पढ़ चुके हैं, बहुपद नहीं होने की स्थिति, नहीं होने की स्थिति, नहीं होने की स्थिति। देखो पहली तो क्या है? चर की घात, चर की घात ऋणात्मक हो। अगर चर की घात ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हो, यानी कैसी हो? 1/2 हो, 3/2 हो, या 1/3 हो। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो भी आपका क्या नहीं है? बहुपद नहीं है, ठीक है। चर की घात देखो एक तो क्या नहीं होनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। चर की घात क्या नहीं होनी चाहिए? चर की घात क्या नहीं होनी चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में अगर नहीं है, सॉरी, चर की घात पूर्ण संख्या अगर नहीं है, ये जो घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या जानते हो ना आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं, मैंने बताया था 2 की एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो अगर उस रूप में नहीं है आपकी घात x की, ठीक है, तो उस स्थिति में भी क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। x हर के रूप में नहीं, हर के रूप में हो। अगर जो x है वो बट्टे में है, x है वो क्या है? बट्टे में, इस रूप में अगर 1/x है तो भी आपका क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जब तीन चीज़ें अपने पास हैं, ठीक है, तीन कंडीशन अपने पास है, तो उस स्थिति में बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और बहुपद होने के लिए सीधी सी बात है, x की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये आपका क्या है? बहुपद है, ठीक है। तो अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ a b c अचर राशियां हैं, यहाँ a b c क्या हैं?
अचर राशियां। अचर राशियों का मतलब ये अपरिवर्तित है, इनका मान है वो ABC ही रहेगा। अब देखो बात करें शून्यंकों की, शून्यांक कितने होंगे भाई द्विघात बहुपद के? तो देखो आपको कैसे पता लगाना है, अक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अक्स की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो शून्य कितने होंगे? द्विघात बहुपद के कितने होंगे? 2 शून्य होंगे। और वो किस रूप में मानेंगे अपन? माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। यानी कहने का मतलब है इसको अगर अपन हल करेंगे तो अक्स से कितने मान निकल के आएंगे? 2 मान निकल के आएंगे। तो एक मान तो मैंने मान लिया अल्फा और दूसरा मान क्या मान लिया? बीटा। तो ये इसके क्या हो गए? शून्यंक हो गए। अब देखो शून्यंकों के बीच में संबंध, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यंकों में संबंध, शून्यंकों में संबंध। तो संबंध देखना ध्यान से, ये काम में आएंगे अपने। तो पहला संबंध तो देखो क्या है? शून्यंकों का योग बराबर b माइनस b बटा a माइनस, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस b क्या है? अक्स का गुणांक बटे a क्या है? अक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यानी शून्यंकों का योग, तो शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, ठीक है। पहला संबंध तो ये हो गया। दूसरा संबंध देखना, शून्यंकों का गुणनफल बराबर c बटा a। तो c क्या अपने पास? अचर राशि, जो अचर पद भी बोल सकते हो आप इसको, अचर राशि या अचर पद, ठीक है। और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ये दो इसमें क्या आ गए? संबंध आ गए। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा का ये रूप देके बोल देगा कि शून्यंकों का योग दे देगा और शून्यंकों का गुणनफल दे देगा, और फिर पूछ लेगा कि बहुपद बताओ, द्विघात बहुपद बताओ। तो आप क्या करोगे? उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे दे और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दे, तो फिर अपन कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी ये है। इसका रूप तो कैसा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का abc इसमें क्या है? अचर है। शून्यंक कितने होंगे इसके? 2 होंगे। किस रूप में मानेंगे? अल्फा और बीटा के रूप में। शून्यंकों में संबंध क्या रहेगा? शून्यंकों का योग तो माइनस b बटा a के बराबर रहेगा, यानी माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, ठीक है। दूसरा शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होगा? c बटे a के बराबर। c क्या है? अचर पद है या अचर राशि है, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो ये अपना क्या होगा? द्विघात बहुपद के बारे में कुछ जानकारी हो गई। इधर अपने पास क्या हो गया? बहुपद। द्विघात के लिए नहीं जरूरी है, ये बहुपद के लिए ही है, ठीक है ना। द्विघात तो फिर बाद में बनता है, तो जब बहुपद ही नहीं होगा तो द्विघात बहुपद कैसे होगा? तो ये नहीं होने के लिए जानकारी है। जब आपका बहुपद नहीं होगा तो किन स्थितियों में नहीं होगा, वो आपके पास स्थिति दे रखी है, ठीक है। तो ये अपने पास थोड़ा सा बेसिक बहुपद के बारे में जानकारी थी। ये अपना इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये अगर द्विघात समीकरण भी दे तो ये ही फॉलो करना है। द्विघात समीकरण में बराबर 0 आ जाएगा, वही आपके क्या रहेंगे? शून्याङ्क रहेंगे। तो उनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप उतारना चाहो तो अपनी नोटबुक में उतार लेना, ताकि आपको जब भी क्लास लेके तो समस्या नहीं आए। तो ये साथ साथ उतारते रहना भी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो अपने पास एक क्वेश्चन लगे करके देखते हैं कि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की भी जांच
कीजिए। अभी देखो जस्ट हमने थोड़ी सी देर पहले किया था, अभी किया था ना कि पहले हमने क्या ली थी, द्विघात बहुपद, फिर उसके शून्यंक दो आए थे, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, फिर उसमें संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, तो वही हमें जांच करनी है कि सत्य आती है कि या नहीं आती है। तो सबसे पहले तो इसके शून्यंक याद करेंगे, सबसे पहले क्या याद करेंगे, शून्यंक। तो शून्यंक कैसे याद करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन अपने पास है, दिया गया बहुपद, सॉरी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है अपने पास, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब देखो हमने देखो कक्षा 9 में इनके जो शून्यांक थे उनको निकालने की विधि ज्ञात की थी, गुणनखंड विधि थी एक तो, ठीक है, ठीक है, और एक दूसरी क्या थी, जो मध्य पद था उसका क्या करके टुकड़े करके हम क्या करते थे, शून्यंक ज्ञात करते थे ना, तो वही ज्ञात करते हैं यहाँ पे। देखो उसमें क्या करते थे अपन, बाहर वाले पदों को गुणा करते थे, बाहर वाले पदों को गुणा करके देखें अगर, तो कितना आएगा देखना, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, 3 को 2 से करेंगे 6x स्क्वायर, क्या आएगा 6x स्क्वायर। अब जो बीच वाला पद है, स्प्लिट मेथड इसको बोलते हैं अपन, तो बीच वाला जो पद है क्या करना है, इसको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जब गुणा करें या भाग करें या गुणा करें तो अपने पास क्या आ जाना चाहिए, माइनस का 6x स्क्वायर, और अगर इसको जोड़ें या घटाएं, यानी जो 2 टुकड़े आएंगे उनको जोड़ें या घटाएं तो अपने पास क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, ये 5x वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो वो टुकड़े किस प्रकार करते हैं अपन, जो ये अपने पास 6 है इसके क्या लेते हैं, गुणनखंड लेते हैं। तो देखो 6 1 6 1, ठीक है, दूसरा 3 2 3 दूनी 6 6 एकम 6, ठीक है, और भी होते हैं क्या, और नहीं होते, ये होते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों में ऐसे भी आ जाएंगे, माइनस का 6 माइनस का 1, ठीक है, यानी अपने को, और माइनस का 3 माइनस का 2, ठीक है, हमें क्या लाना है, माइनस का 6 लाना है, तो दोनों में एक चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस का 6 प्लस का 1, या प्लस का 6 माइनस का 1, या माइनस का 3 प्लस का 2, या प्लस का 3 माइनस का 2, ये होना चाहिए। तो देखो 5 करने के लिए आपको ये वाला टुकड़ा लें तो क्या आएगा, माइनस का 3 और प्लस 2 कितना आएगा, माइनस का 1, तो ये वाला नहीं हो सकता, प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, माइनस का 6 प्लस 1 माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, लेकिन हमें लाना कैसा, प्लस का 5, तो ये भी नहीं होगा। फिर ये वाला टुकड़ा देखो 6 माइनस 1 तो क्या आएगा, प्लस का 5, तो ये वाला टुकड़ा क्या बिल्कुल सही है। तो किसकी जगह लेंगे इसको, 5 की जगह, किसकी जगह, 5 की जगह। तो देखना 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, 5 की जगह 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, ठीक है। तो फिर देखो 3x स्क्वायर, ये x अंदर गुणा कर दो, प्लस 6x माइनस x माइनस 2, ये कितने देखो 2 टुकड़े हो गए ना 5x से। अब इनको गुणा करके देखो आप, देखो 6 को 1 से गुणा करेंगे, x के गुणा में क्या मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं, तो 6 कम 6 प्लस को माइनस से करेंगे माइनस का, और x को x से करेंगे x स्क्वायर, तो माइनस का कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो टुकड़ा अपना क्या एकदम सही है। अब देखो आगे क्या करना आपको, इन दोनों में से कॉमन लेना, तो 3 यहाँ पर भी है और 3 दूनी 6, मतलब इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 2, ठीक है। इन दोनों में x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो दोनों में से क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2, दोनों में देखो x प्लस 2 x प्लस 2 बच गया ना। अब दोनों में से देखो एक पद ये है एक ही है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस, ये क्या छोड़ के आएगा अपनी जगह, 1 छोड़कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अतः शून्य अंक क्या होंगे,
इस पद को 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि शून्य का मतलब क्या होता है, x का वो मान जो यहाँ पे रखते हैं ये क्या हो जाए 0, तो वो 0 होने के लिए क्या करेंगे अपने इसको 0 के बराबर लेंगे। तो देखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2, क्या आ जाएगा माइनस का 2। एक तो आ गया x का मान। दूसरा देखो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 बराबर सॉरी माइनस 1 को इधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, 3 इसके गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 1/3। ये क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा, ये आ गया x का मान, 2 आ गए ना x के मान। देखो घात 2 ही थी, 2 ही x के मान निकल के आए हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि जिस पद की जितनी घात होंगी उतने अधिकतम जितनी घात होंगी उतने ही क्या होंगे उसमें शून्य के होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आप इसको अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, या इसको अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप जिसको चाहो अल्फा बीटा मान सकते हो। तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर एक तो मान लेते हैं माइनस का 2, ठीक है, और बीटा बराबर वो वाला 1/3। शून्यांकों की जांच, शून्यांकों की जांच भी तो करनी है हमें, क्वेश्चन में दे रखा ना गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। तो शून्यांकों की जांच करते हैं। तो देखो पहली जांच क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ये होता है ना। तो इधर देखो मैं LHS को सॉल्व करूंगा, इधर RHS को। तो अल्फा का मान कितना है माइनस का 2, बीटा का मान क्या है प्लस का 1/3। इधर देखना माइनस b का मान कितना है, b की जगह देखो ये a की जगह है अपने पास, इसका रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो देखो b की जगह कौन है 5 है, b की जगह कौन है 5 है, 5/a की जगह देखो a की जगह कितना है 3 है, तो a की जगह रख देंगे 3, रख दिया। अब यहाँ से देखो इधर वाले को हल करते हैं LHS से, -2 + 1/3 बराबर लघुत्तम क्या आ जाएगा अपने पास 3 लघुत्तम आ जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे -6, ठीक है, प्लस आगे तो प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार और ये 1, तो क्या आ जाएगा -5/3। तो यहाँ देखो LHS किसके बराबर है RHS के बराबर, LHS बराबर RHS। तो ये क्या है सत्य है ना बात। दूसरी देखो पुनः है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है C/A के बराबर होता है ना, C/A के बराबर। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना अपने पास -2 गुणा बीटा का मान 1/3 बराबर C का मान देखना कितना है, C का मान, C की जगह कौन है -2, A का मान कितना है वही 3 है A का मान, तो ये 2/3 क्या आ गया अपने पास RHS। तो LHS से देखो -2 गुणा 1/3, -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2, 3 एकम 3, ये अपने पास क्या गया LHS बराबर RHS, यानी अपने जो शून्यांक है वो क्या है एकदम सही है। तो इस प्रकार हमें जब क्वेश्चन मिले द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों की जांच कीजिए, तो पहले अपन इस तरीके से क्या निकालेंगे शून्यांक निकालेंगे, उसके बाद शून्यांकों की जांच वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना द्विघात बहुपद से शून्यांक निकालना और उनकी जांच करना, ठीक है। अब आगे इसमें और भी ऐसे क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। आगे देखते हैं इसमें और एक आध क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये उसका बिल्कुल विपरीत है और ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ लेता है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको अब की बार क्या करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। पिछले वाले में तो क्या किया था हमने द्विघात बहुपद से शून्यांक ज्ञात किए थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया है, ठीक है। तो उल्टा क्या हो गया इसमें, इसने क्या पूछ लिया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। यानी हमें गुणनफल दे दिया शून्यांकों का और क्या दे दिया शून्यांकों का योग दे दिया, और क्या पूछ लिया इसने द्विघात बहुपद पूछ लिया। तो देखो कैसे बनाएंगे ध्यान देना। माना सॉल्यूशन में क्या लेंगे अपन, माना द्विघात बहुपद कौन है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मान लिया, मान सकते हैं क्योंकि ये इसका क्या सामान्य रूप है, ए बी और सी के मान ही तो रखने हैं, अपना बहुपद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में क्या ले लेते हैं, तथा इसके शून्यंक, ये शून्यंक नहीं है भाई, ध्यान रखना ये शून्यंक नहीं है, एक तो ये तो क्या है शून्यंकों का योग है और ये -1 क्या शून्यंकों का गुणनफल है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तथा इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, ये इसके क्या हो गए, शून्यंक हो गए। दिया है क्या, दे रखा आपको, दिया है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग कितना दे रखा है, शून्यंकों का योग 1/4, कितना दे रखा है 1/4। तो शून्यंक क्या अपने पास, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा तो दोनों को जोड़ देंगे किसके बराबर होंगे, 1/4 के बराबर। दूसरी बात, शून्यंकों का क्या दे रखा, गुणनफल दे रखा ना, शून्यंकों का गुणनफल बराबर -1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। तो देखो द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अनुसार अल्फा प्लस बीटा तो किसके बराबर होते हैं, -b/a के बराबर होते हैं। यही तो कहता है ये बात कि जो मेरे शून्यंक हैं उनका योग -b/a के बराबर होता है। दूसरी बात और क्या कहता है ये, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास है 1/4, अल्फा और बीटा का मान अपने पास है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, अतः -b/a बराबर तो क्या आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। और c/a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास -1, क्या आ जाएगा -1। दोनों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे ए बी का और सी का मान निकालेंगे। तो ए बी का सी का मान निकालने के लिए देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करोगे आप कि b/a है, a वाला मान आपको हमेशा देखना है, कौन सा, a वाला, क्योंकि a दोनों में है और ये बराबर हो जाएगा तो फिर b और c का मान अपने आप आ जाएगा। a का मान यहाँ पे कितना है 4 है, a का मान 4 है, लेकिन यहाँ पे a का मान 4 नहीं है, क्या नहीं है, a का मान 4 नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखो इस पद में देखो मैं ऐसे कर दूं, 4 का ही तो भाग दे दूं और 4 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो क्या आ जाएगा -4/4, कर सकता हूं ना ऐसे। तो c/a बराबर क्या आ जाएगा -4/4, a का मान 4, यहाँ पर भी a का मान कितना आ गया 4। तो देखो a बराबर 4, b की जगह कौन है, b की जगह देखो -b की जगह, -b की जगह आपके पास है 1, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, माइनस को इधर भेजेंगे तो b बराबर -1, b बराबर क्या आ जाएगा -1, तथा c का मान और चाहिए, तथा c बराबर क्या आ जाएगा, c की जगह कौन है -4, c बराबर कौन है -4। अतः द्विघात ए बी सी के मान आ गए आपके पास, अतः द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो था, बराबर ए की जगह ए का मान रख दो, बी की जगह बी का मान रख दो, सी की जगह सी का मान रख दो। ए का मान आपके पास, बी का मान आपके पास, सी का मान आपके पास, तो रख दो। ए का मान कितना है 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है -1 एक्स प्लस सी का मान कितना है -4, तो 4x स्क्वायर माइनस से देखो ये प्लस गुणा होगा -1 से x को करेंगे x
4, ये आपके पास क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो ये तरीका आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए काम में लेना है। जब आपको क्या दे रखा हो, बहुपद के शून्यंकों का योग दे रखा हो और बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल दे रखा हो, तो उस टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो द्विघात बहुपद को मानना है, उसके बाद उनके शून्यंकों को मानना है, जो कि हम क्या लेंगे, अल्फा और बीटा, और शून्यंकों का योग हमें दे रखा है तो वो ले लेंगे। शून्यंकों का योग मतलब जो हमने माने अल्फा बीटा, उनका योग गुणनफल। ये लेने के बाद अपन क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के अनुसार जो नियम है इसके वो देखेंगे कि जो शून्यंकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, और गुणनफल c/a के बराबर। फिर यहाँ से मान है ये, इनमें अल्फा प्लस बीटा का मान इसकी जगह रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान इसकी जगह रख देंगे, फिर दोनों की तुलना कर लेंगे। हमें तुलना सबसे पहले किसकी करनी है, ए की करनी है, दोनों जगह ए का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पे नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, खुद बराबर कर दिया 4 से ऊपर नीचे गुणा करके, क्योंकि देखो 4 में 4 का भाग देंगे एक बार और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की तुलना करेंगे, ए का मान आ जाएगा, फिर जो बच जाए वो अपने पास बी और सी का मान भी आ जाएगा। वो सभी मान अपन द्विघात बहुपद ax² + bx + c में रख देंगे, अपना जो द्विघात बहुपद है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही करके देखना, ऐसे क्वेश्चन करोगे, आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, लगभग पूछता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है तो इसको अच्छे से देखना। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बोल सकते हो, हम आगे की क्लास में इसको दोबारा देख लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।